अभी 26वीं तरमीम के असरात ख़त्म नहीं हुए, 27वीं तरमीम का ऐलान हो गया कि जनाब वो अब आने जा रही है। इसका वफाकी हुकूमत बहुत खुफिया तरीके से, खामोशी से सारा ड्राफ्ट तैयार कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी, मुलाकातें हो रही थी। हम देख रहे थे मोहसिन नकवी साहब मुलाकातें कर रहे हैं, वो आसिफ जरदारी से भी कर रहे हैं, वो बाकी स्टेक होल्डर से भी मिल रहे थे, इवन मौलाना से भी बिलावल मिले। तो हमें ये पता चल गया था कि 27वीं तरमीम आ रही है। और हमने परसों के व्लॉग में आपको बता दिया था कि इसी हफ्ते में आप देखेंगे किसी भी वक्त इजलास जो है वो कौमी असम्बली के तलब कर लिए जाएंगे, कौमी असम्बली और सेनेट का, और फिर आपको अचानक से बताया जाएगा। और वही हुआ एग्जैक्टली। आज नेशनल मीडिया पर उस वक्त हलचल मची जब बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके ये वफाकी हुकूमत की सारी तैयारियां जो है वो डिस्क्लोज़ कर दी और बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उनके वालिद यानी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और उनसे पीपल्स पार्टी का तावन मांगा है 27वीं तरमीम के लिए। और साथ ही उन्होंने बता दिया है कि 27वीं तरमीम में क्या क्या चीज़ें आने जा रही हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं जल्दी से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि क्या मेजर चीज़ें हैं जो अनाउंस्ड की गई हैं। अनअनाउंस्ड के बारे में तो आप छोड़ ही देना कि वो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में अभी बताया नहीं गया, लेकिन अनाउंस्ड गया है। नंबर 1, आईनी अदालत, जो कि एक दरीना ख्वाब था हुक्मरान इत्तेहाद का कि आईनी अदालत हो। वो तो उस टाइम मौलाना ज़रा उन्होंने रेजिस्टेंस की या समहाउ, जैसे भी माहौल ऐसा था कि वो आईनी अदालत अलग से नहीं बना सके, एक आईनी बेंच बना लिया उन्होंने। लेकिन अब जो है वो आईनी अदालत की तरफ मामला जा रहा है। और बाय द वे ये तरमीम 30 नवंबर से पहले मंजूर करना क्यों ज़रूरी है उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूं। क्योंकि एक शख्स रिटायर होने वाला है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो गई है, वो नहीं, एक और शख्स है, वो मैं जल्दी से आपको बताता हूं। उससे पहले उसको बचाने के लिए भी ये हो सकता है। ऐसी बातें मैं सुन रहा हूँ, बहरहाल डिटेल आपको बताता हूँ। दूसरा इसमें जजेस के तबादले के हवाले से है कि हुकूमत को मुश्किल पेश आ रही है कि जो जजेस अभी भी स्टैंड ले रहे हैं उनको वो हटा नहीं पा रहे मंजर आम से, या उनका तबादला नहीं कर पा रहे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उनकी जगह और नए जजेस को लाया गया, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, लेकिन वो जजेस जो रेजिस्ट कर रहे थे, या 5 जजेस जिनके बारे में मशहूर है, उनको हुकूमत हटा नहीं पाई। अब जजेस के तबादले के हवाले से भी आईनी तरमीम लाई जा रही है। दूसरा NFC, ये आप यूँ समझ लीजिए आसान लफ्ज़ों में कि वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का या फिर वसाइल की तकसीम को तवाज़ुन बख्शने के लिए ये NFC अवार्ड एक सिलसिला शुरू हुआ था। ये भी एक 18वीं तरमीम के तहत किया गया। अब उसको रोल बैक किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं है, पंजाब को कोई मसला नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मसला एक ही जगह से आ रहा है और वो खैबर पख्तूनख्वा है। आपको पता है वज़ीर आज़म जब तकरीर करते हैं, सुहेल अफरीदी को उन्होंने मुबारकबाद दी और कहा कि जनाब हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। और अगले ही जुमले में उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान मादनियात से माला माल है। तो मादनियात वाले लफ्ज़ के ऊपर उनका काफ़ी फोकस रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस हवाले से रेजिस्टेंस दिखा रहा है। वो बिल उन्होंने पास नहीं किया था जो कुछ दिनों पहले, 1-2 महीनों पहले काफ़ी ज़ुबान ज़दे आम था। तो अब उसको टैकल करने के लिए भी ये जो सूबों वाला मामला है इसके हवाले से, और फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखते हैं वफाकी हुकूमत कैसे मज़ीद कंट्रोल जो है वो कर पाती है। लेकिन इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को एतराज़ रहेगा, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत जो NFC आया या जो भी सूबों के हवाले से मामला थे उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जो है वो पीपल्स पार्टी थी, और उन्हीं की काविशों से ये सारा कुछ मुमकिन हो पाया था। अब वो इसको रोल बैक करें थोड़ा मुश्किल लगता है। इससे भी आगे आ जाइए, एक आर्टिकल 243 है, उसको अमेंड किया जा रहा है, वो है आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से। उसकी डिटेल्स भी आपके सामने जल्द आ जाएंगी। और फिर एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से। अब आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में अपोजिशन लीडर नाअहल कर दिया गया। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन लीडर नहीं है, सेनेट में भी अपोजिशन लीडर नहीं है। ऐसे माहौल में ये तरमीम लाई जा रही है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने मिल के करना थी। वो जब तक अपोजिशन लीडर रहे ये नहीं हो सका। अब अपोजिशन लीडर है ही नहीं, उनको नाअहल कर दिया गया, और जिसके लिए नए नाम दिए गए कि इनको बना दिया जाए, उनको भी हुकूमत नोटिफाई नहीं कर रही। स्पीकर कौमी असम्बली नोटिफाई नहीं कर रहे महमूद अचकज़ई को। लेकिन अब इसमें तब्दीली की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती या तकर्री कैसे हो। गालबन हुकूमत ये इख्तियार भी अपोजिशन से लेके अपने पास, या कोई ऐसा समहाउ वो कोई तरीका कार बनाना चाहते हैं कि अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले आए। हो सकता है आने वाले वक्तों में काजी फाइज जैसा आपके नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना, लेकिन होने को हो भी सकता है। आई नो कि आपका मूड इस बात पे थोड़ा ऑफ हो सकता है, उसके लिए माजरत। अब आ जाइए ज़रा जो मेन, जो मैंने आपको बताया ना 30 नवंबर से पहले करना ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि, या ऐसी हवाओं फिजाओं में ये बातें हैं कि एक तरमीम इसमें यह भी की जा सकती है कि जजेस की जो उम्र है रिटायरमेंट की वो 70 बरस तक कर दी जाए।
अब काजी अमीनुद्दीन साहब है, काजी कह रहा हूँ, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है, काजी ऐसे ही निकल गया मुँह से, खैर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है आईनी बेंच के सरबरा, वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हुकूमत के लिए उस तरह से नहीं रहेंगी जैसे अभी हैं। तो अगर उनकी उम्र जो है वो 70 बरस कर दी जाती है रिटायरमेंट की, तो फिर वो स्टे करेंगे, सस्टेन कर जाते हैं। तो इसलिए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आइन में ये तरमीम करके उनको भी रिटेन करना मकसूद है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। एनी हाउ, अब इसमें ज़रा सा आ जाइए कि इतना कुछ जो प्रपोज है ये कोई एक आध दिन में तो नहीं हुआ होगा, इसमें काफ़ी दिनों से काम चल रहा होगा, काफ़ी सोच विचार हुआ होगा, ड्राफ्ट तैयार हुआ जो पीपल्स पार्टी के हैंड ओवर किया गया। बैरिस्टर अकील साहब वज़ीर पार्लिमानी अमूर है, उन्होंने ठीक एक दिन पहले यानी 1 नवंबर को उन्होंने, या शायद कल रात की बात है, उन्होंने टीवी पर बैठ के कहा कि जनाब हमारी वजारत में ये सारा कुछ होना है, हमने तो ड्राफ्ट के ऊपर काम ही शुरू नहीं किया, कोई तरमीम नहीं अभी आ रही, कोई पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बयान दिया, हालांकि उनकी मुतल्लिका वजारत है जिसने ये सारा कुछ करना है। या तो वज़ीर साहब बिल्कुल ही लाइल्म थे या फिर उन्होंने गलत बयानी की। तो ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। बहरहाल अब आ जाइए ज़रा नंबर्स गेम के हवाले से मैं जल्दी से आपको बता दूं, इस आइनी तरमीम के लिए हुकूमत ने अपनी 2/3 अक्सरियत हासिल कर रखी है। वो मखसूस नशिस्तों के ज़रिए की, वो लोगों को नाअहल करके वापस अपने बंदों को इलेक्ट करा के की है, जैसे भी अब उनके पास 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद के पास मौजूद है। आइनी तरमीम के लिए जो नंबर चाहिए वो है 224 अरकान का, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और साथ में जो बाकी MQM IPP ये उनका जो एक हुक्मरान इत्तेहाद है पूरा, उनके पास जो नंबर बनता है वो 237 है। 224 चाहिए और 237 उनके पास मौजूद है। कुछ आज़ाद अरकान की भी हमायत उनके पास है। लेकिन मसला कहाँ पे बन सकता है उनको? सेनेट में। वो भी को बहुत ज़्यादा मसला नहीं बनेगा, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। सेनेट में जो नंबर चाहिए वो है 64, और उनके पास इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास टोटल नंबर है 61। तो अगर सेनेट से भी तरमीम पास करानी है तो फिर उन्हें ANP या फिर मौलाना फजलुर रहमान के जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पिछली तरमीम के तहत मामला देखे गए थे, तो इसलिए लगता है कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल होगा नहीं। तो जैसे बिलावल ने कहा था ना, ब्रूट मेजॉरिटी के साथ भी करा लेंगे, तो लगता है कि वो कंफर्टेबल पोजीशन से ये सारा करा लेंगे अगर वो आसानी से एग्री कर जाता है। दैट मीन्स कि 27वीं तरमीम आ रही है। अब इस सारे मामले पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐसे मौके पर आ रही है जब ऑपोजिशन है ही नहीं पार्लियामेंट में, ना सेनेट में ऑपोजिशन लीडर है, ना कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि जिस सूबे के हवाले से सोच कर ये तरमीम लाई जा रही हैं वो सूबा बिल्कुल ब्लैंक है। यानी खैबर पख्तूनख्वा को इस हवाले से बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। उनके मुशीर ख़जाना का मैं वो ट्वीट देख रहा था, उसने कहा कि हम ब्लैंक है बिल्कुल इस मामले पे, हमारे पास ना ड्राफ्ट है, ना हमें पता है कि हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या तरमीम लाने जा रही है। तो देखते हैं। मीनवाइल और भी बहुत सारी खबरें हैं। कुछ एक दो चीज़ें मैंने इमरान खान, वो जो मुलाकातें हो रही हैं शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एंड सो ऑन, चीज़ें वो डिस्कस करना थी, लेकिन टाइम अभी कम है, तो वो मैं कल या अगले व्लॉग में शेयर कर लूँगा।